अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिमला डिप्यूटेशन पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स का। और इस पे एग्जाम में 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन किस किस तरह से आया हुआ है। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस डिप्यूटेशन के, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सर आगा खान त्री, जो इस डिप्यूटेशन को लीड करते हैं। देन नवाब मोहसिन उल मुल्क, फिर लॉर्ड मिंटो, और फिर ये नवाब इमादुल मुल्क जो इस मेमोरियल को ड्राफ्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस मेमोरियल पे 1.4 मिलियन मुस्लिम्स के साइंस होते हैं। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो ये बनता है 14 लैक्स और 61,183 इतने लोग इस मेमोरियल पे साइन करते हैं। आउटलाइन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर इसके बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या थे इस डेप्यूटेशन के, फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, देन डिमांड्स की बात करेंगे, देन हिंदू रिएक्शन की बात करेंगे, और इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, देन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है शिमला डेप्यूटेशन को लेके, और एंड पे फिर कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अजीज़ अहमद की कोट है कि जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली शिमला डेप्यूटेशन के मुसलमानों को, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि मुसलमान अब अपनी डीप स्लम्बर या स्लीप दोनों ये सिनोनिम्स है, इससे जाग चुके हैं। और ये एक लैंडमार्क है पाकिस्तान मूवमेंट में, या कह लें कि मॉडर्न हिस्ट्री है जो इंडो पाक की, उसमें एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। और ये मुसलमानों की बाकायदा तौर पे पॉलिटिकल मूवमेंट का इससे आगाज़ हो जाता है, और इसने मुस्लिम नेशनलिज्म को एक बहुत ही सिग्निफिकेंस बूस्ट दिया। और फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम और हिंदू जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे उठाए जाते हैं। बैकग्राउंड फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले है डेथ ऑफ सर सैयद। डेथ ऑफ सर सैयद 1898 में हो जाती है, जब इनकी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े टॉपरिंग फिगर थे, इस पे बात हो भी चुकी है। मेरा एक लेक्चर भी फुल लेक्चर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का सर सैयद पे, तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा इनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो इन जैसा लीडर कोई भी नहीं था जो इनकी जो सब्सिट्यूट है उसको फिल कर सके। और इससे क्या होता है कि लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया तो मुसलमानों को लगता है कि अब हमें पॉलिटिकल पार्टी लाजमी तौर पे बना लेनी चाहिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म से हमारे लीडर्स सामने आए। नेक्स्ट, राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। अब इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो पॉलिटिक्स थी इंडियन नेशनलिस्ट, वो क्या हो गई थी, एंटी मुस्लिम। उनका एक ही स्टांस होता था कि एंटी मुस्लिम। जैसे बंगाल पॉलिटिशियन में मैंने आपको बताया ना, तो उससे ये चीज़ ज़्यादा सामने आ जाती है कि जो कांग्रेस है उसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम पे है, क्योंकि इससे इनको ज़्यादा फेमस और शोहरत मिल रही थी। और 1905 के बाद कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कह लें कि फेमस होगी, मकबूल हो जाती है अवाम में, सिर्फ इस वजह से कि एंटी मुस्लिम को लेके। और बाकायदा तौर पे लीडर भी सामने आते हैं, जो ज़्यादा जितना एंटी मुस्लिम बोलता है वो लीडर ज़्यादा फेमस होता है कांग्रेस में। और आज के अगर इंडिया में देख लें तो मोदी क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है और उसको कहते हैं गुजरात का कसाई, द बुचर ऑफ गुजरात। तो अभी तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो उस टाइम पे जो मेन लीडर थे जो एंटी मुस्लिम थे वो हैं बीजे तिलक, लाला लाजपत रॉय और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों बाकायदा तौर पे सामने आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में ना। ये बाकायदा तौर पे जो एजिटेशन होती है उसको लीड करते हैं। और ये शिवाजी जो इनके मराठास होते हैं उनके कल्ट को लेके बाकायदा तौर पे मुस्लिम्स जो एंटी मुस्लिम्स जज्बात होते हैं, या कह लें कि जो नेशनलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म और हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसको प्रमोट करते हैं। अब 1892 का जो इलेक्शन होता है, 1892 का एक्ट आता है, और जब न्यू एक्ट आएगा तो उसमें इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन जो थे वो थे जॉइंट इलेक्टोरेट्स पे। ऑल्दो मुस्लिम नुमाइंदगान तो खड़े थे, लेकिन क्या था, जॉइंट इलेक्टोरेट था। अब हिंदू मेजोरिटी में है तो ज़ाहिर बात है, डेमोक्रेसी में तो सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। ये अल्लामा इकबाल का कौल है।
शेयर है सॉरी। तो अगर आपके 51 वोट हैं, 51 हिंदू हैं एक एरिया में और 49 मुस्लिम है, अब 49 मुस्लिम एक बंदे को वोट देंगे लेकिन हिंदू जिसको दे देंगे 51, वो नुमाइंदा इलेक्ट हो जाएगा। सो 1892 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी मुस्लिम लीडर या मुस्लिम नॉमिनेशन जो है वो नहीं जीतता और एक भी मुस्लिम बंदा सेलेक्ट नहीं होता। सो इनको लगा कि हम अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और इसका बेसिक बेसिक मोटिव होगा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और शिमला डेपुटेशन की जो सबसे पहली डिमांड होती है वो सेपरेट इलेक्टोरेट ही होती है। देन करें कि आगे चलें तो सेकंड फेज़ ऑफ उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। इस पे पहले भी बात हो चुकी है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था बंगाल की पार्टीशन में। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि 1867 में पहली उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी होती है और इसमें सर सैयद सामने आते हैं और इसको डिफेंड करते हैं उर्दू की काज को और 1898 में तो डेथ हो चुकी होती है सर सैयद की और जब तक ये ज़िंदा रहते हैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती उर्दू लैंग्वेज को लेके और हिंदुओं की भी और अंग्रेज़ों की भी मजाल नहीं होती कि इनके ज़िंदा होते हुए उर्दू को रिप्लेस कर सकें। अब 1900 में अब सर सैयद तो रहते नहीं हैं, तो इनकी डेथ हो चुकी होती है। तो जो यूपी का गवर्नर होता है एंथनी मैकडोनल्ड, वो रिप्लेस कर देता है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को कर देता है। इंग्लिश तो होती है ना फर्स्ट पे और सेकंड पे वो हिंदी को कर देता है। अब न्यू प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का और अब मुसलमानों के पास तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ना ही कोई कह लें कि टॉवरिंग लीडर है मुसलमानों के पास। सो तो ये भी मुसलमानों को इनकरेज करता है कि आप लोग पॉलिटिक्स की तरफ आएँ। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे नवाब मोहसिन उल मुल्क जो सर सैयद के सक्सेसर होते हैं, उनकी डेथ के बाद जनरल सेक्रेटरी आई थिंक होते हैं, तो अलीगढ़ के, तो ये आके डिफेंड करते हैं। देन एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, इस पे बात कर चुके हैं, पूरे का पूरा लेक्चर एंटी बंगाल पार्टीशन पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उसको जाके देखें, आपको सारा पता चल जाएगी इसकी डिटेल। सो मुझे नहीं लगता कि इसकी डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत है। देन कमिंग ऑफ लिबरल पार्टी, अब 1905 में इलेक्शन होते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मेन 2 पार्टीज़ हैं, ऑल्दो अब और भी आ गई हैं लेकिन जो उस वक़्त थी लेबर और लिबरल। अब लिबरल पार्टी जो है वो वजूद में अब उसकी पावर में आ जाती है। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करते हैं। लिबरल पार्टी, हर पार्टी का एक मोटिव होता है। अगर हम लोग वेस्टर्न की बात करें ना तो जो लेबर पार्टी है ज़्यादातर इंग्लिश को या इंग्लैंड का जो कॉज है उसको सर्व करती है और ज़्यादा कंजर्वेटिव है। और अगर हम इसके लिबरल की करें तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक और लिबरलाइज की तरफ जाती है। तो या इसने कहा कि हम इंडिया में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो वेस्टर्न बेस पे होंगी। अब यहाँ पे तो एक ही पार्टी है कांग्रेस, या पार्टी एक है तो इसको रिप्रेजेंट भी इंडिया को ये फिर यही पार्टी करेगी। तो मुस्लिम्स को लगा कि हमें अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए ताकि हम लोग अपने काजेज़ और राइट्स जो हैं उनको सही तरीके से बयान कर सकें और मनवा सकें। तो जब इलेक्शन होते हैं तो जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया सेलेक्ट होते हैं और लॉर्ड मिंटो को वो अपॉइंट करते हैं न्यू गवर्नर जनरल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं, मतलब कानून का जो दायरा कार है उसको मानते हैं। और आई थिंक कनाडा में ये बहुत अच्छे से सर्व भी कर चुके होते हैं, जो कि एक डोमिनियन स्टेटस होता है उस टाइम पे 1905 के टाइम पे कनाडा का, उसमें ये गवर्नर जनरल के तौर पे सर्व भी कर चुके होते हैं। और उसके बाद मॉर्ले बजट स्पीच होती है, क्योंकि जब भी एक न्यू पार्टी ये वजूद में आती है तो सबसे पहले क्या करती है कि अपना बजट पेश करती है। तो ये बजट स्पीच देते हैं 20 जुलाई 1906 को और उसमें मॉर्ले बाकायदा तौर पे कहते हैं कि हम इंडिया में ब्रिटिश जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, हम उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। और अब इंडिया में तो पार्टी ही एक है मेन, कांग्रेस, और अगर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती तो इसका क्या मतलब था कि इसकी मोनोपोली होगी। तो मुसलमानों ने कहा कि अब हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश के बाद हिंदू और हिंदुओं के बाद मुस्लिम एक बड़ी फोर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़रूरी थी। और जो
ये जॉन मॉर्ले होते हैं, ये लॉर्ड मिंटो को कहते हैं कि आप लोग कमेटी बनाओ और जो वेस्टर्न टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करो और देखो हम कब तक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ये सारी नाम्स। और इसके लिए आगे जाके नेक्स्ट पीर एक्ट भी आता है 1909 का, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए एक जो कमेटी होती है उसको लीड करते हैं आर्नल्ड, और इसीलिए इस कमेटी को आर्नल्ड कमेटी भी कहते हैं। देन अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले नवाब मोहसिन मुल्क जो होते हैं ना, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती है, मतलब मार्ले की जो स्पीच है उसको, और देन लिबरल पार्टी जो वजूद में आई होती है, इन सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे होते हैं। तो ये जो है ना इन सारी डेवलपमेंट्स को सीरियसली लेते हैं और एक टीम बनाते हैं ताकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन कर सकें और अपना प्लान कर सकें लॉर्ड मिंटो से मिलने का, और उससे परमिशन लें कि हमें भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाज़त दें, या हमारे राइट्स को लेके उनकी क्या सिंपथी है या क्या उनका ख्याल वाक़यात, मतलब ये सारा कुछ जानने के लिए ही वो लोग लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं। तो इनकी जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनमें इस्माइल खान, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, इस्माइल खान, उसके बाद ख्वाजा यूसुफ शाह, उसके बाद हसन बिलग्रामी और नवाब अली चौधरी, ये इनकी कमेटी के मेंबर्स होते हैं। सो नेक्स्ट फिर ये क्या करते हैं कि शिमला डेपुटेशन में कुल 35 मेंबर्स होते हैं और इनको लीड करते हैं सरागा खान, सरागा खान 3। अब इनसे लीड करवाने का मकसद ये होता है क्योंकि ये शिया हज़ारा के एक कम्युनिटी है, तो उसके एक लीडर के तौर पे होते हैं सरबराह पे, और इनका काफ़ी होल्ड भी होता है ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। तो इनको ये लीड करवाने का मकसद ये होता है कि हिंदू प्रवा जो सॉरी जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात सुनेंगे और इनको हमारी जो डिमांड्स हैं और जो हमारे राइट्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही ये लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं 1 अक्टूबर 1906 को। और इसके बाद नवाब मोहसिन मुल्क भी साथ होते हैं क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सॉरी अलीगढ़ तहरीक से जो मूवमेंट होती है उससे इमोशनली अटैच होते हैं। तो उनको लगता है कि नवाब मोहसिन मुल्क की मुस्लिम मेजॉरिटी बात सुनेगी, और सुनी भी, क्योंकि 1.4 मिलियन लोगों का साइन उस टाइम पे कोई बड़ी बात छोटी बात तो नहीं है। और शिमला डेपुटेशन में जो इम्पोर्टेंट फिगर हैं वो वकारुल मुल्क हैं, नवाब सलीमुल्लाह खान और सर आदमजी पीर भाई, ये भी साथ होते हैं। लॉर्ड मिंटो से मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर 1906 को मिलते हैं, इसको लीड करते हैं सर आगा खान 3। डिमांड्स की अगर बात करें ना, जो मेन डिमांड्स होती हैं, जो सबसे पहली डिमांड होती है मुसलमानों की, वो मैंने आपको बताया ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। दूसरे नंबर पे है वेटिज। अब वेटेज का क्या मतलब है कि अगर पहले मिनॉरिटीज को 10% सीट अलॉटेड है, तो अब वो 15% या 14% इतनी हो जानी चाहिए। ये वेटेज का ये मतलब है कि ज़्यादा वेटेज दी जाए। और उसके बाद करें कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब आबादी के तनासब के लिहाज से सीट्स दी जाए। और चौथे नंबर पे जो मुसलमानों का जायज़ या प्रॉपर शेयर है जॉब्स में, वो दिया जाए मुसलमानों को, और अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। देख लें सेपरेट इलेक्टोरेट है ये, और मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी हो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है गवर्नर जनरल की। और इलेक्टोरल सिस्टम जो हो वो नॉमिनेशन बेस ना करता हो, वो इलेक्टोरेट पे बेस करे। और फिर मुस्लिम शुड गिवन ड्यू शेयर जॉब्स में, गेस्टेड और नॉन गेस्टेड जॉब्स जो हैं उनमें भी। और उसके बाद मुसलमानों को भी अपॉइंट किया जाए जजेस के तौर पे, और मुस्लिम सीट जो हैं वो रिजर्व की जाए, और फाइनेंशियल हेल्प भी की जाए मुसलमानों की न्यू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, क्योंकि मुसलमान एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और पीछे थे हिंदुओं से। और मुस्लिम जो है वो भी एक दो सीट रिजर्व की जाए एग्जेक्टिव काउंसिल में, क्योंकि जब मैं आपको एक्ट पढ़ाऊंगा 1909 का, फिर आपको इसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या थी एग्जेक्टिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, इसमें कितने मेंबर्स थे, हिंदू मेंबर्स कितने थे, मुस्लिम थे भी या नहीं थे,
इस बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा मैं आपको। और 1909 के एक्ट में मैं 1862 का एक्ट भी, इसका थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि 1909 का एक्ट इम्पोर्टेंट है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर 1892 का आई थिंक या 91 है, मुझे अब प्रॉपर्ली याद नहीं, लेकिन ये डिस्कस करेंगे 1909 के एक्ट में। और इसकी जो स्पीच होती है वो ख़त्म होती है कि हम ब्रिटिश राज के लॉयल रहेंगे। और वाइसराय जो है ना, इसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वो मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ सिंपथी दिखाता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका राइट दिफा करूँगा। कोई इनके साथ कमिटमेंट नहीं करता, कोई कमिटमेंट नहीं करता। सो रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या होना था, जैसे कि आपको पता है हिंदू रिएक्शन तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये मुसलमानों और ब्रिटिश की पॉलिसी स्कीम है डिवाइड एंड रूल की, कि डिवाइड करो मुसलमानों और हिंदुओं को और इन पे राज करते रहो। और ये जितना हो सकता है इसको डीफेम करने की कोशिश करते हैं, और इसको कमांड परफॉर्मेंस कहते हैं, पॉलिसी स्कीम कहते हैं, डिवाइड एंड रूल कहते हैं। और कह लें कि इसको प्रेस में काफ़ी ज़्यादा गंदा किया जाता है, इस चीज़ को डीफेम करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें शिमला डेपुटेशन की, तो आई.एच. कुरैशी की फिर एक कोट आ जाती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको लिफ्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन प्लेन पे। और अब सोसाइटी में जितने भी जो रिफ्ट थी वो एक लीगल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में नज़र आने लगी। ठीक है, मतलब सड़कों पे नहीं, लीगल और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे नज़र आने लगी। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ न्यू मुस्लिम पॉलिटिकल लाइफ, देन डिमांड्स ऑफ डेपुटेशन वाज मैग्ना कार्टा फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इससे फिर आगे चल के पाकिस्तान बनता है एंड रिजल्ट पे। देन इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान होते हैं इनएविटेबल, जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आता है। और टर्निंग पॉइंट है चेंज ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड। इससे दो होते हैं, एक तो मुस्लिम पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है और दूसरा ब्रिटिश एटीट्यूड जो है वो मुसलमानों की तरफ चेंज हो जाता है। तो ये कोई इतनी बातें नहीं थी कि मैं इनको डिटेल में डिस्कस करता, इसलिए मैंने हेडिंग लिख दी, आप लोग लिख लेना। और अगर टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिमला डेपुटेशन प्री प्लान थी। ठीक, नंबर वन प्री प्लान्ड। और इसको जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी ना उस टाइम पे, क्योंकि 1905 में जब इन्होंने पार्टीशन करते हैं शिमला के, सॉरी, बंगाल की, तो कांग्रेस की जो ग्राफ लेवल है फेमसी का, मशहूरी का, वो ऐसे बूम कर जाता है, ऊपर चला जाता है। और ये लोगों को कहते हैं कि गोरों को निकलो हमारे हिंदुस्तान से। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट उस टाइम पे पीक पे होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से इसको और ज़्यादा जोर मिल जाता है, और ज़्यादा सामने आ जाती है। फिर एंटी मुस्लिम जो जज्बात होते हैं, हिंदू लीडर जो भड़काते हैं, तो इससे ना कांग्रेस और ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होती है और टफ टाइम दे रही होती है, टू बी ऑनेस्ट, टफ टाइम दे रही होती है अंग्रेज़ों को। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस मूवमेंट को कम करने के लिए इन्होंने मुसलमानों की एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी बनाई प्री प्लान तौर पे, और मुसलमानों को कह लें कि पपेट के तौर पे यूज़ किया, ताकि जो इंडिया की जो मूवमेंट है इंडिपेंडेंस की वो कम हो जाए और इसका ज़ोर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या टूट जाए। क्योंकि डिवाइड एंड रूल जब भी करेंगे हम, तो जो बरकत है वो नहीं रहती। तो यही इनका इल्ज़ाम लगाया जाता है ज़्यादातर इंडियन हिस्टोरियंस की तरफ से। लेकिन फ्रांसिस रॉबिन्सन लिखते हैं कि इन अक्टूबर जो 1906 सैमंटो से जो मुलाकात होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं किया जाता सिवाय सिंपैथी के। मुसलमानों के साथ सिंपैथी शो की जाती है लॉर्ड मंटो की तरफ से, बस। या फ्रांसिस रॉबिन्सन लिखते हैं अपनी बुक में। इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, अगर मैं उसको डिस्कस करने लग जाऊँ तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो शिमला डेपुटेशन इस बात का सबूत है कि मुसलमान अब गहरी नींद से जाग चुके हैं, और वो अब अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के लिए लड़ेंगे। और इसने मुसलमानों का जो नेशनहुड है या नेशनलिज्म है उसको उभारा।
और इसका जो एंड रिज़ल्ट था वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान था और इनिशिएटिव हैड नॉट कम फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश ने नहीं कहा कि शिमला डेपुटेशन आप लेके आएँ या करें। और ये भी सच है कि मुसलमानों ने भी इससे कुछ गेन नहीं किया, सिवाय सिम्पैथी के। सिवाय सिम्पैथी के मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि इससे आगे चल के इस डेपुटेशन की मदद से मुस्लिम लीग बनती है और इसी वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ इसकी मशहूरी की वजह नहीं है। सो अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि शिमला डेपुटेशन कंटेन्स द सीड्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी ये कुछ जेनेरिक हेडिंग्स हैं और कुछ आप लोगों को जो मैं बता चुका हूँ लेक्चर में, अगर आप उससे कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका क्वेश्चन रह जाएगा किसी भी एंगल से। और फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।